Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second lecture of Pakistan Affairs, in which we are going to learn about the lifespan and reforms of Sheikh Ahmed Sirhindi. ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम इनकी लाइफ की स्टोरी देखेंगे। उसके बाद फिर आपको पेपर अटेम्प्टिंग में या फिर क्वेश्चन समझने में आसान मुश्किलात नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है मुग़ल एम्पायर से। अकबर द ग्रेट जो उस वक्त जो किंग थे ड्यूरिंग द मिड ऑफ 16th सेंचुरी, 1500 और 1600 के दरमियान। तो उस वक्त मसला ये था कि अकबर द ग्रेट थे, वो एक ऐसे लीडर थे जो सोसाइटी को मिक्सअप कर रहे थे। डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर कल्चर मिक्सअप हो रहा था और आज़ानें नहीं दी जा रही थी, और जो काऊ की जो स्लॉटरिंग है वो भी प्रोहिबिटेड थी, और इंटर मैरिजेस भी आम थी। उसके बाद फिर जब ये सारा सिनेरियो देखा तो डिफरेंट रिफॉर्मर्स ने सोचा कि मुस्लिम सोसाइटी की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, सब कॉन्टिनेंट की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनमें से शेख अहमद सरहंदी एक हैं। तो शेख अहमद सरहंदी 1564 में पैदा हुए और अपनी जो इब्तदाई तालीम थी अपने अबू से ही सीखी उन्होंने। तो उनकी जब ये लाइफ चल रही थी ड्यूरिंग दी इनकी टीन एज और उसके बाद, तो वो ज़्यादातर अपने अबू के साथ और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ही वक्त गुजारा करते थे। जब उनके अबू की डेथ हुई तो वो फ़र्स्ट टाइम हज करने गए और फिर वहाँ से वापस आए तो मुस्लिम सोसाइटी की डीजनरेशन होते देख उन्होंने रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए। जब रिफॉर्म्स करना शुरू किए, डिफरेंट लोगों के पास गए, लेटर्स भी लिखे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि लेटर्स को भी क्या कहते हैं वो सारा। तो वो जब उन्होंने जो इनकी जो खिलाफ़ लोग थे उन्होंने देखा, जेलियसी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने जो उस वक्त के किंग थे अकबर के बाद जहांगीर, तो उनको ये सारा सिनेरियो बताया। तो किंग ने जो फर्स्ट टाइम ऐसे शख्स का सामना किया जिन्होंने किंग के सामने झुकने से मना कर दिया। तो उनकी जो लाइफ की जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मेजर पॉइंट था, जब इनकी जो रिफॉर्मेशंस को जब पहचाना गया। उन्होंने जब पूरे दरबार में बादशाह के सामने घुटने टेकने से मना किया तो इनको ग्वालियर के जेल में भेजा गया। फिर एक साल बाद कुछ लोग कहते हैं कि कहानियाँ बनाएगी, वो सच्ची या नहीं, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो लोगों ने ये जो उस वक्त का बादशाह था जहांगीर, उन्होंने कहा कि मुझे रात एक ख्वाब आया था जिसमें ये बताया गया कि आपको जेल में नहीं रखना चाहिए, आपको मुस्लिम कल्चर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो आपको शेख अहमद सरहंदी को जहांगीर ने जेल से निकाला, ग्वालियर की जेल से, और फिर आर्मी में शामिल कर दिया फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक कल्चर। उसके बाद फिर कहते हैं कि जहांगीर ने खुतबा भी दिया मस्जिदों में, और उसके बाद फिर जो काउ स्लॉटरिंग थी वो भी शुरू होने लगी, नमाज़ें भी शुरू होने लगी। तो ये थे हमारे जो आज के लेक्चर की स्टोरी। उसके बाद हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो याद करनी पड़ेंगी, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं फॉर वन पेपर MCQs, और उसके बाद फिर CSS में जो MCQs आते हैं उसके लिए भी। इनका जो नाम था या सरनेम भी कहते हैं वो था बदरुद्दीन, और इनको मुजद्दिद अलिफ थानी या मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता था। रिफॉर्मर ऑफ सेकंड मिलेनियम। अब रिफॉर्मर ऑफ सेकंड मिलेनियम क्यों कहा जाता था? क्योंकि रिफॉर्मर ऑफ फर्स्ट मिलेनियम थे हज़रत उमर। तो मतलब कि फर्स्ट सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक थे है फर्स्ट मिलेनियम, और 1000 से 2000 है सेकंड मिलेनियम। तो सेकंड मिलेनियम के जो रिफॉर्मर थे वो थे शेख अहमद सरहंदी, जिसे कहा जाता था मुजद्दिद अलिफ थानी। पैदा हुए थे 26 जून 1564 और डाइड 10 दिसंबर 1624। इनकी जो बर्थ की प्लेस है जहाँ पैदा हुए थे वो है सिरहिंद, और फादर का नाम था शेख अब्दुल अहद मखदूम। नक्शबंदिया से ये ताल्लुक़ रखते थे और डिसेंडेड थे। इनकी जो डिसेंडेंसी थी या हियर हैं वो हज़रत उमर से जाके मिलती है। डिसाइपल ऑफ ख्वाजा बाकी बिला से इन्होंने तालीम हासिल की आफ्टर दी पिलग्रिमेज। ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करें, जैसे मैंने आपको ये सारी स्टोरी बताई, तो वो ये मैंने पॉइंट्स में डिफरेंट में
लिख दिए, वो आपने जो बयान करनी है, आपने लिखना है वहाँ पर वो सारा। तो अर्ली लाइफ की बात करें तो शेख अहमद वाज बोर्न इन 1564 एट सिरिन। हिज नेम वाज अहमद एंड हिज सरनेम वाज बदरुद्दीन, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रॉम हिज फादर साइड ही डिसेंडेड फ्रॉम द कैलिफ उमर। In his early childhood, he was sent to a school where, in a short time, he learned the Holy Quran by heart. Then, for a long time, he was taught by his father. Later, he went to Sialkot and there covered some more courses under the guidance of Kamal Kashmiri. Kamal Kashmiri के पास भी गए। उसके बाद फिर he also studied some works on Hadith from Yaqub Kashmiri, a great scholar of the time. By the young age of 17, he had mastered a great deal of Islamic sciences and had begun teaching them to others. उसके बाद अगर हम बात करें एज डिसाइपल ऑफ ख्वाजा बाकी बिला, जैसा मैंने आपको बताया कि ख्वाजा बाकी बिला के जो ये डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1598 ही स्टार्टेड ऑन दिस लॉन्ग चेरिश्ड पिलग्रिमेज। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पिलग्रिमेज इसीलिए अपनी फादर की लाइफ के टाइम नहीं अदा किया, बिकॉज ये अपने फादर के बहुत क्लोज थे और उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऑन हिज अराइवल एट दिल्ली ही हेयर्ड ऑफ द रिपुटेशन ऑफ ख्वाजा बाकी बिला एज अ सेंट फ्राम हिज फ्रेंड मौलाना हसन। मौलाना हसन जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि ख्वाजा बाकी बिला एक सेंट है और आपको इनसे लर्निंग करनी चाहिए। देन ही वेंट टू हिम प्रॉम्प्टली एंड वाज वेल रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद फिर ख्वाजा बाकी बिला ने इनको जो पिलग्रिमेज भी साथ अटेंड करने के लिए कहा और वो इनके साथ रहे। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स ऑफ द ख्वाजा दैट ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम हिज डिसाइपल। अंडर द ख्वाजा's guidance he was able to complete his नक्शबंदी ट्रेनिंग इन अ फ्यू मंथ्स। उसके बाद फिर लाइफ आफ्टर पिलग्रिमेज की बात करें तो एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ हिज लाइफ इज़ दैट बिटवीन 1618 एंड 1622। हमने देखा कि इनकी डेथ हो गई थी 1624 में। तो इनकी लाइफ की जो लास्ट वाले बात करें हम 6 या फिर 8 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 year of his period was spent in the prison of ग्वालियर एंड the other 3 with the emperor जहांगीर and his army, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया। His increasing popularity aroused the jealousy of his rivals, who poisoned the heirs of the emperor and reported him to be dangerous of both your emperor and the state. The matter was worsened still by the refusal to bow before the emperor. जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने मना कर दिया था झुकने से एम्परर के आगे, ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मैं सिर्फ अल्लाह पाक के आगे झुकूंगा और उनके सिवा किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। विद द रिजल्ट दैट ही वाज इम्प्रिजन्ड एट ग्वालियर। उसके बाद फिर जहांगीर ने उनको ग्वालियर के जेल में भेज दिया। ही वॉज रिलीज्ड अ ईयर लेटर बट ही हैड टू स्टे फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि एविल्स ऑफ सोसाइटी क्या थे उस वक्त, आपने कैसे बयान करना है एग्ज़ाम में, आपने पेपर में कैसे, ये सारी स्टोरी एक ही फ़िलो में तो आपने नहीं लिखनी। आपने इंट्रोडक्शन देना है, कंक्लूजन देना है, उसके बाद फिर आपने 8-10 हेडिंग्स भी देनी है पेपर के अंदर। वो सब आपको इस हिसाब से देनी पड़ेंगी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस वक्त हम अगर एविल्स ऑफ सोसाइटी बात करें, वो थे कुछ रिलीजियस थे, सोशल थे, इकोनॉमिक या फिर दूसरे जो डिफरेंट। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास हम देखते हैं रिलीजियस था दीन-ए-इलाही बाय अकबर इन 1582। दीन-ए-इलाही का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया अभी स्टोरी में कि कैसे डीजनरेशन हो रही थी इस्लाम की, डिफरेंट कल्चर्स को मिक्सअप किया जा रहा था। दीन-ए-इलाही पर्शियन डिवाइन फेथ an elite eclectic religious movement which never numbered more than 19 adherents formulated by Mughal Emperor Akbar in the late 16th century AD। ठीक है, अकबर ने शुरू की थी 1582 में दीन-ए-इलाही, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब को मिक्सअप किया जा रहा था फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, उसके बाद फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ वहदत अल वजूद, पहला था दीन-ए-इलाही, दूसरा था वहदत अल वजूद। और वहदत अल वजूद का मतलब क्या, वहदत अल वजूद मतलब द वननेस और यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ में खुदा है या फिर इसमें खुदा है, इसमें खुदा है, ये सारी चीज़ें सूफीज़म का कॉन्टेक्ट सही है, जैसे आजकल सूफीज़ करते हैं।
So it claims that everything in the existence is one or from one nature including the creator and his creation. उसके बाद फिर हम अगर ये था वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर तीसरी जो एविल थी सोसाइटी की वो क्या थी, जिजिया वाज एग्जेम्प्टेड। अब जिजिया किसे कहते हैं? जिजिया मतलब कि नॉन मुस्लिम से टैक्स लेना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो वो जब अकबर से पहले तो लागू था, उसके बाद फिर ख़त्म करवा दिया गया अकबर की तरफ से। तो जिजिया वाज एग्जेम्प्टेड। ग्रेट रेस्पेक्ट टू सन एंड फायर, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है, आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। तो उस वक्त जो था वो सूरज और फिर हवा या फिर चांद, ऐसी कोई चीज़ें करामात हों, उनकी इबादत की जाती थी। स्लाटर ऑफ काउज वार प्रोहिबिटेड, आज़ान वाज प्रोहिबिटेड, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोस्ट्रेशन बिफोर किंग, ज़िल-ए-इलाही जिसे कहते हैं, प्रोस्ट्रेशन बिफोर किंग, जब भी कोई दरबार में जाता था तो वो बादशाह के आगे झुकता था, झुकना पड़ता था उसको। तो शेख अहमद सरहंदी ने वो झुकने से मना कर दिया, ठीक है। तो वो उस वक्त आम था। उसके बाद फिर हम देखते हैं सुपरस्टिशन, बिलीफ इन करामात, मतलब कि आपने जो डिफरेंट जो मैंने अभी बताया, सूरज की आपने पूजा कर ली, उसके बाद फिर ऐसी ऐसी शक्तियों पर यकीन करना जो असल में है ही नहीं, मतलब कि आपने शक कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद फिर डैनियल ऑफ शरिया, शरिया जो इस्लामिक क्लास थे उनको भी नहीं लिया जा रहा था, सीरियस नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद फिर हम अगर देखें तो हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल एविल्स ऑफ सोसाइटी। वो कौन से थे? भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या है? तो इसका अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शंकराचार्य इन 6th and 7th century। तो भक्ति मूवमेंट ये थी कि हिंदुज़म में जो कुछ कास्ट सिस्टम वगैरह था उसको रिफॉर्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 6th और 7th सेंचुरी में शंकराचार्य की तरफ से। और वो मूवमेंट जब बढ़ी तो उसमें से सिखिज़म भी आया और जैनिज़म भी, दो नए रिलीजन आए। सिखिज़म आज हम देखते हैं वो भक्ति मूवमेंट से आया। उसके बाद फिर उसका इफेक्ट इतना नहीं रहा आफ्टर 2 और 3 सेंचुरीज। फिर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर वो फिर से रिवाइव होने लगा। अकबर की रीन में वो भक्ति मूवमेंट शुरू से फिर से वो रिवाइव होने लगी। द भक्ति मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस मूवमेंट इन medieval Hinduism that sought to bring religious reforms to all strata of society by adopting the method of devotion to achieve salvation, ठीक है। Akbar was actually influenced by Bhakti movement that had started during the Sultanate period. This philosophy propounded Hindu-Muslim unity, culture का मिक्सअप कर देना। Sikhism is the offshoot of भक्ति मूवमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू राजपूत। और दूसरा हमारे पास अगर हम भक्ति मूवमेंट को छोड़कर दूसरा हम पॉलिटिकल कॉज देखें एविल ऑफ सोसाइटी, वो था अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू राजपूत टू हायर सिविल एंड मिलिट्री रैंक्स। जो हिंदू राजपूत वगैरह थे या फिर हम कहें कि मराठा थे, उनको ऐसी ऐसी पोस्ट दी जा रही थी वज़ीर की या फिर चीफ ऑफ कमांडर की, तो वो मुसलमानों को नहीं दी जा रही थी। मुसलमानों को ऐसी पोस्टें दी जा रही थी जो उनके काम की भी नहीं थी। उनसे उनकी सोशल डीजनरेशन हो रही थी, पॉलिटिकल डीजनरेशन हो रही थी। इसका एक मेजर एग्जांपल है बीरबल जो वज़ीर है अकबर का, वो हम इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोशल कॉजेज़ क्या थे या सोशल लेवल्स ऑफ सोसाइटी थे। अडल्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मतलब कि मुस्लिम सोसाइटी को मिक्सअप कर देना दूसरे कल्चर्स के अंदर। प्रोमोशन ऑफ इंटर मैरिजेस, इसमें एक मेजर एग्जांपल है जो जोधा से जो उन्होंने शादी की थी अकबर ने खुद ने, उनकी पत्नी एक हिंदू थी, ठीक है। उसके बाद फिर मिक्सिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर को मिक्सअप कर देना, उनकी जो आइडेंटिटी लॉस कर देना इस्लाम की। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास थे एविल्स ऑफ सोसाइटी, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल। रिफॉर्म्स क्या है उसमें, शेख अहमद सरहंदी का क्या रोल था इन सब में, स्टोरी में हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने एग्ज़ाम में कैसे डिफ़ाइन करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि अपोजिशन टू अकबर्स दीन-ए-इल्हाई। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, भक्ति मूवमेंट को भी आपने नहीं प्रोमोट करना, अपने इस्लामिक क्रीड्स, इस्लामिक कल्चर,
इस्लामिक शरिया लॉ आपने जो है वो अडॉप्ट करना है, आपने इस्लामिक वे से लाइफ गुजारनी है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं हमारे पास जो रिफॉर्म था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ वादतल शहूद। वादतल वजूद था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन, और वादतल शहूद कहते हैं कि मीनिंग अपरेंटिज्म और मोनिथिज्म ऑफ विटनेस होल्ड्स दैट गॉड एंड हिज क्रिएशन आर इंटायरली सेपरेट। जो अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो डिफरेंट है इंसानों से, ठीक है, या फिर उनकी क्रिएचर से। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड हिज क्रिएशन, आप उनको मिक्सअप ना करें, ठीक है। उसके बाद फिर वहदतुल वजूद की कॉन्सेप्ट के बाद फिर प्योरीफिकेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, वो कैसे अंडर द मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑफ मुजद्दिद प्रीचिंग, जहांगीर ऑर्डर्ड खुतबा होली sermon टू बी रिसाइटेड एंड cow slaughter टू बी कैरिड आउट एज रिक्वायर्ड बाय इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसी प्योरीफिकेशन की कि है मस्जिदों में अजानें भी शुरू हो गई, काउ स्लाटर भी शुरू हो गया, जिजिया भी शुरू हो गया, और डिफरेंट जो इस्लामिक कल्चर के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहाल होने लगी। जहांगीर आल्सो एग्रीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग मॉस्क ऑन द एडवाइस ऑफ मुजद्दिद अल-इफ्सानी। हज़रत मुजद्दिद अल-इफ्सानी वाज द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. He was a widely reader scholar and a magnetic orator. He is considered as the pioneer of Muslim self-assertion by denouncing un-Islamic practices. उसके बाद फिर इनका जो एक जो हम कहते हैं कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी। टू नेशन थ्योरी मतलब हम बात करते हैं अब नया पाकिस्तान मूवमेंट में टू नेशन थ्योरी क्या है। मुस्लिम एंड हिंदूज़ आर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज़, डिफरेंट रिलीजन्स, वो मुजद्दिद अल-इफ्सानी ने 16 सेंचुरी में दे दी थी। और इन्होंने जो प्रीचिंग की थी वो लेटर्स की थ्रू की थी। लेटर्स डिफरेंट मुसलमानों को देना, डिफरेंट रीडर्स को देना। आप इन पर जो हमने पहले भी बात की कि लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उन्होंने लेटर्स के थ्रू वो रिफॉर्मेशन की, ठीक है। जिन्हें उन लेटर्स को कहते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमने कंक्लूड कैसे करना है, तो आप इसमें कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो इनके बारे में जानते हैं वो उनका ओवरव्यू देकर भी कंक्लूड कर सकते हैं ये उन्होंने रिफॉर्म्स किए, इन पर अमल होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं एग्ज़ाम वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कोटेशंस दिए हैं जिसको आप आपकी जो एग्ज़ाम पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहली है रोनाल्ड जॉन की हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ सूफीज़म बुक से ली गई है, पेज नंबर 224। वो कहते हैं कि मेजर इंडियन रिलीजियस स्कॉलर एंड मिस्टिकल ऑथर फ्राम द पंजाब, पीर ऑफ द नक्शबंदिया अंडर द मुगल डायनेस्टी। एज अ सूफी लीडर ही वॉज पॉलिटिकली एक्टिव, offering advice to rulers concerning needed religious reforms. And as his hundreds of letters in Persian suggest, he sustained personal relationships with a large number of individuals. ये कहते हैं कि मुजद्दिद अल-इफ्सानी एक पंजाब के पीर ऑफ नक्शबंदिया थे, और इनके जो वाइड स्प्रेड लेटर्स फैले हुए हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, वो इस बात का सबूत है कि इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स विद अ लार्ज नंबर, मतलब लोगों से बहुत थे, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल की भी एक कोटेशन है, इन हिज लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन of religious thoughts in Islam, Iqbal has observed that whereas ordinary Sufism stood for simple seeing the vision, the reform movement of Hazrat Mujaddid al-Ifsani stood for being something. वो कहते हैं कि आपने विजन को नहीं देखना, आपने कुछ होकर दिखाना है। फर्स्ट stood for being something. According to Hazrat Mujaddid, the ultimate aim of ego is not to see something but to be something. तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।